ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू रूल 10 और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। जब ये क्लियर हो गया फिर उसके बाद आगे अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है सब्सटेंटिव एग्जामिनेशन रूल। इसमें DUS होता है, फिंगरप्रिंटिंग होती है, ये सारे मामला जिसके अंदर आफ्टर द 4 मंथ्स जब ये बिल्कुल वेरीफाई हो जाए कि दिस वैरायटी इज बिलोंग टू दिस पर्सन एंड आफ्टर दैट जब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है फिर उसकी पब्लिकेशन है। ऑपोजिशन रूल्स हैं, यानी कि कोई भी अगर इसको अपोज करना चाहिए तो वो इसको अपोज कर सकता है, वो उसके पास रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कर सकता है। अच्छा, ऑपोजिशन अब एट द लास्ट मतलब लास्ट पे भी जाके अगर ऑपोजिशन वैलिड हो जाता है तो तब भी जो है वो रिजेक्शन हो सकती है एप्लीकेशन की। वो रिजेक्शन होगी, दोनों मिलके जो है वो हाई कोर्ट पे जाके अपील कर सकते हैं, जो भी उधर विन करेगा वो कर सकते हैं। यानी कि 3-4 जगह पे जो है सबसे पहले जो है वो आपकी रिटर्न एप्लीकेशन हो सकती है सेकंड प्रोसेस पे स्क्रूटनी के थ्रू, उसके बाद दूसरी हो सकती है जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है या DUS आपका ठीक नहीं आता, वहां पे भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं एंड आफ्टर दैट एक्सेप्टेंस एंड पब्लिकेशन ऑपोजिशन पे भी जाके जो है वो ये मामला हो जाता है। अगर ये सारी चीजें ठीक रहती हैं तो आफ्टर दैट 2 to 3 ईयर का ये प्रोसेस है, यानी कि 2 सीजन फॉर द डस्ट, नॉट फॉर द 2 years, 2 सीजन फॉर द डस्ट, और उसके अलावा जो 4 to 5 मंथ्स जो है वो इसके प्रोसेस में लगेंगे। आफ्टर दैट ग्रांट हो जाएगी PBR रूल अंडर 13 के अलावा, और इफेक्टिव ग्रांट ये होगा कि 20 to 25 ईयर्स का जो है वो उसको इफेक्ट जो है वो दिया जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। ठीक, इसमें रजिस्ट्रार साहब को मतलब DE साहब को पता होगा इसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने जो आपके FSCRT के जो लिस्टमेंट के सीट के रूल्स हैं मैंने इनको बड़ा थारोली स्टडी किया। अब मुझे रूल का इस वक्त वो नंबर तो याद नहीं है कि वो कौन सा है एग्जैक्ट, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ कि उसमें ये लिखा है कि डिनोमिनेशन में अगर कोई भी वैरायटी किसी भी क्रॉप की जो बोलने में सुनने में कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, वो उसकी लिस्टमेंट नहीं हो सकती। मैं बेशुमार कंपनीज की डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट वैरायटीज आपको ऐसी आपके नेशनल रजिस्टर में दिखा सकता हूँ जिनके नेम सेम है, तो काइंडली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हो गया। देखिए, होता ये है कि उनका जो बाहर से इंपोर्टर है वो देखना पड़ता है कि वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम कंपनी ही बाहर से इंपोर्ट कर रही है, मतलब सपोज टू भी एक चाइना की एक कंपनी है, उससे आप भी इंपोर्ट कर रहे हैं और ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल्स भी उसके हो चुके हैं और सेम नेम से वो आपको भी दे रही है और इसको भी दे रही है, तो देन अगर उसके पास अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल है 2 years के तो वो कर ले। मैं डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें अडॉप्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। उसमें सिर्फ क्लियरली ये लिखा है कि जो नाम सुनने में और लिखने में लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है वो किसी भी कंपनी की किसी भी वैरायटी को डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपके नेशनल रजिस्टर में बेशुमार वैरायटीज ऐसी हैं डिफरेंट क्रॉप्स की जो एक ही नाम से रजिस्टर। आप मेरी बात समझे, देखें आप बात करें, फर्ज करें हम एक कॉलीफ्लावर की बात कर लेते हैं सपोज टू भी, ठीक है, कॉलीफ्लावर की एक वैरायटी आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी बाहर से कंपनी से, उसका नाम आपने इनलिस्ट करवाया हुआ है, ऐसे ही यही है आपका इनाम इनलिस्ट हो गया। इनलिस्ट होने का आप कह रहे हैं कि किसी और कंपनी भी उसी नाम पे ही इनलिस्ट करवाया हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसका देखना है कि इंपोर्टर सेम है क्या दोनों का। मैं इंपोर्टर की बात नहीं कर रहा, डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है ना। अब बात यह है कि जब वो वाला बंदा हमारे पास सेम अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल सेम नेम से चीज लेके आएगा, वो कहेगा जी मेरा इंपोर्टर सेम है। एक्चुअल में हमारा जो हमारा है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सीड अवेलेबल हो, हम ये नहीं चाहते कि सीड जो है यहाँ पे कट डाउन होना शुरू हो जाए। मतलब अगर एक कंपनी यहाँ पे ज्यादा लोगों को देना चाहती है सेम ही वैरायटी सेम ही नाम से, तो हमें तो उसमें कोई। सर मेरा ये क्वेश्चन है, आप कर रहे हैं सेम क्रॉप की बात, इंपोर्टर तो तब सेम होगा ना जब सेम क्रॉप की बात करेंगे। एक ही कॉलीफ्लावर में वही नाम है, ब्रिंजल में भी वही नाम है। आप काइंडली इस तरह करें, अगर कोई है इस तरह की तो आप मेरे बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, आई कैन ईमेल यू। आप ले आए, आप इस पे उठा सकते हैं ऑब्जेक्शन, आप रूल रख के इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। चलिए थैंक यू। देन ओके, अगर आपके पास अपने नहीं है, आपको जो इंपोर्टर है उसने बेसलाइन सबमिट करवाई है, उसके पास अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल होंगे जो यहाँ पे किसी कंपनी ने करवाए हैं, सेंड किए होंगे उसको, आप उससे वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, वो कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करता। हमारा एक ना चेक लिस्ट है, उस चेक लिस्ट में लिखा हुआ है कि या तो 2 साल का अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल हो, वो किसी कंपनी ने करवाया आप उस कंपनी से ले लें। अगर वो कंपनी आपको देती है कि जी मेरी ये बेसलाइन थी, मैंने ये इंपोर्ट किया था, यही इसके अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल है, तो आप उससे ले लें, आप इंपोर्टर से ले लें, लेके आप साथ अटैच करें और आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके साथ इंपोर्टर भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा जिसे आप पैसे दे रहे हैं, एक्सपोर्टर नहीं ना कोऑर्डिनेट कर रहा, वो आपको 2 साल के अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल नहीं देगा, और किसी और कंपनी ने अडॉप्टेबिलिटी ट्रायल करवाया तो वो भी कभी आपको रिजल्ट्स अपने शेयर नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि भाई आप अपने करवाओ, अपनी लिस्टिंग करवाओ,
ताकि आपके पास हो। हमें तो कोई इशू नहीं, आप दोनों में से किसी से लेके आ जाए तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम जो उसी लिस्टिंग में ना डालें। उन्होंने डाला है कि वैरायटी ही पेटेंट होगी। अगर आपके पास कोई भी मटेरियल अगर उसकी पेडिग्री है तो दैट्स मीन आप करवा सकते हैं, और पेडिग्री हमेशा वैरायटी की होती है, किसी भी मटेरियल की नहीं होगी, कोई भी ABCD नहीं हो सकता। तो दैट्स ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। और दूसरा जो है रिलीज जो है वो हम नहीं करते, वो पंजाब सीड काउंसिल से अक्सर यही होता है कि वैरायटी रजिस्टर बाद में होती है और रिलीज पहले हो चुकी होती है। ये आपको भी पता है कि रिलीज पहले हो जाती है, रजिस्टर बाद में हो रही होती है। तो रजिस्टर हमारा मैंडेट है, हम कोशिश करते हैं कि वैरायटी जैसे ही हो जाए आपके प्रोसेस में आ जाए। जैसी मीटिंग का आपको पता है कि 6-6 महीने नहीं होती, 8-8 महीने नहीं होती, तो जैसे होनी। जी सर, इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आपके पास आप कहते हैं बाहर से आपने सीड मंगवाना है, आप कहते हैं जी ये मेरा सैंपल आ गया, काइंडली सर इसकी इन्वेस्टमेंट कर दें। अब उसमें हम कहते हैं कि 2 साल का आपका अडॉप्टेबिलिटी का ट्रायल हो, या उसमें ना एक 3 प्रोसीजर्स दिए गए। अडॉप्टेबिलिटी का ट्रायल हो आपका 2 साल का, या फिर आपके पास 2 चीजें और हैं, मेरे जेब में नहीं, वो अभी वो एक्चुअली वेबसाइट के ऊपर चेकलिस्ट के ऊपर मौजूद है। साथ में आपके पास जो है वो वैरायटी का डिस्क्रिप्टर होना चाहिए जिसे आप बाहर से ले रहे हैं, ठीक है जी। नॉन GMO का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तमाम चीजें ना इन्वेस्टमेंट के 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 7 डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करें तो वो 7 ही इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट मटेरियल के लिए जो आपने बाहर से लेना है। यहाँ पे जो आप लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी भी रजिस्ट्रेशन। सर वो अगर आप वेजिटेबल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वेजिटेबल का जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट वही करेगा। मेज के लिए कर रहे हैं तो वो आप खानेवाल की तरफ या जो है साहिवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। इसी मतलब जो रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं वो नॉमिनेट किए हैं, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री ट्रायल्स होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम फोरम होता है जिसमें सारे ही स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अदारा जाती लेवल पे हम आपको एलैबोरेशन करने के लिए मौजूद होते हैं और कमर्शलाइजेशन की एक्टिविटी जो आपकी तरफ से आनी है। तो इसमें मैंने नोट किया है कि आपके सेक्टर की तरफ से कुछ तिश्नगी है। अभी मैं ब्रीफली उन चीज़ों को एलैबोरेट कर देता हूँ। जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेजर फोकस जो है वैरायटी या हाइब्रिड डेवलपमेंट पे है। उसके साथ वो पैकेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बनाते हैं। ये इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली आगे जाती है फिर एक्सटेंशन के पास। जो वैरायटीज़ हमारी पास होनी होती हैं वो FSC NRD और PRC का जो सिस्टम है एवेल्युएशन का, उससे गुजर के फिर आगे आती हैं। नेशनल यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल्स वो कह लें कि फोरम है जहाँ से किसी भी वैरायटी की कैंडिडेट हाइब्रिड की एवेल्युएशन होनी है, उसे ही एज ए स्टैंडर्ड माना जाता है। तो पहला फोरम जो है ये सूबाई सतह पे अप्रूवल के लिए, जैसे आप जानते हैं, पंजाब सीड काउंसिल है और फेडरल में WEC है। तो ये जो चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनली हम एक्सटेंशन को गो अहेड का सिग्नल देते हैं और साल में दो मरतबा उनके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन, उनको भी हम इन्विटेशन लेटर लिखते हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें और आके जो अपडेशन हुई हैं वैरायटी के लिहाज से, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उसके अंदर आके वो नॉलेज गेन करें। तो इसमें गुजारिश ये है, हमारा इंस्टीट्यूट जो है उसने ऑयल सीड के लेवल पे बेस्ट वैरायटीज़ जो हैं वो अप्रूव करवाई हैं और आगे उनको तेज़ी से शेयर किया है। हमारा फोकस जो है वो वेलफेयर ऑफ द एंड यूज़र है, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो ये काइंडली आप इसको ज़हन में रखें। उसको देखते हुए हमने पहले जो सिस्टम चल रहा था OP वैरायटीज़ का जितना भी प्री बेसिक सीड है वो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को भी फौरी तौर पर रेडीली अवेलेबल था। सिमिलरली प्राइवेट जो सीड कंपनीज उनको भी अवेलेबल था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब हम आउट ऑफ द बॉक्स जो हाइब्रिड है उसमें हमने कोशिश की है। पहला ऑयल सीड के जो हाइब्रिड्स हैं हम लेके गए हैं FSC NRD के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके लिए वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी सरकारी इदारे में, प्राइवेट सेक्टर में अभी ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। जेंटलमैन, आप हमारी तरफ देख रहे हैं और हम ये हैरान है इस चीज़ पे कि इतनी सारी प्राइवेट सीड कंपनीज काम कर रही हैं और कोई भी प्राइवेट सीड कंपनी मुल्क के अंदर जनरेट नहीं कर रही हाइब्रिड। ये बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप जस्ट कोई हाइब्रिड बाहर से इंपोर्ट करें, उसको प्रोसेस करा के आगे सेल कर दें।
इसमें तो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। असल साइंस ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने जो A, B एंड R सिस्टम है इसका, वो हम ओपन करने जा रहे हैं।